हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो खनिज संसाधन हम लोग पढ़ रहे थे। तो जहाँ तक क्वेश्चन हम लोग देखे थे पीछे का क्लास में, हम लोग जहाँ तक रिवीजन किए थे उसके आगे से करते हैं। हम लोग 8 प्रश्न संख्या 8 तक हम लोग रिवीजन कर लिए थे। अब 9 प्रश्न देखते हैं। अभ्रक की उपयोगिता एवं वितरण पर प्रकाश डालें। अभ्रक की उपयोगिता मतलब अभ्रक का उपयोग कहाँ किया जाता है, वितरण का मतलब ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो अभ्रक जो है, अभ्रक के उत्पादन में भारत का स्थान कहाँ है? भारत का स्थान प्रथम है। तो सबसे ज़्यादा भारत में पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा भारत का उत्पादन अभ्रक का उत्पादन कहाँ होता है? ये भारत में होता है। ठीक है, अभ्रक का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? भारत में होता है। भारत के कहाँ कहाँ से अभ्रक प्राप्त होते हैं? बिहार और झारखंड से। अकेला बिहार और झारखंड मिलके पूरे भारत में को जो 100 टन अभ्रक का उत्पादन होता है, तो इसमें से 80 टन सिर्फ कहाँ से उत्पादन होता है? बिहार और झारखंड से। तथा राजस्थान से भी अभ्रक कुछ मिलता है। अभ्रक का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? विद्युत रोधी के रूप में बिजली के यंत्रों में। ठीक है, विद्युत रोधी के रूप में बिजली के यंत्रों में किया जाता है। मतलब कि अगर जो अभ्रक हम यहाँ लगा देंगे तो करंट इसमें से पास नहीं होता है। यहाँ अभ्रक है, यहाँ करंट डालेंगे तो यहाँ से पास, यहाँ पे करंट नहीं आएगा। यानी अभ्रक जो है वो विद्युत रोधी है, विद्युत का कुचालक है। वहाँ पे इसलिए कहीं बिजली के यंत्रों में किया जाता है और कहीं पोल रहता है तो अभ्रक से, चीनी मिट्टी इसको बोलते हैं, अभ्रक से तार गुजारा जाता है। इसका उपयोग पेट्रोमैक्स की चिमनी में होता है। पेट्रोमैक्स की चिमनी हम बहुत पहले यूज करते थे। जैसे एक सिलेंडर होता था, उसमें इसमें लगा होता था एक इस तरह का लगा होता था, बहुत पहले यूज होता था इस तरह का, और एक पेट्रोमैक्स की चिमनी में यूज होता था। ठीक है, यही है ये रोशनी करता था और बहुत ज़्यादा शादी व पार्टी में इसका यूज होता था। चिमनी में किया जाता है और इसमें घरों की सजावट भी होती है। आयुर्वेदिक दवाएं भी बनाई जाती हैं। ठीक है, और इसका उपयोग कहाँ होता है? घरों की सजावट में, मतलब कि अभ्रक जो चमकीला होता है उसको घरों की सजावट में इसका उपयोग किया जाता है। और आयुर्वेदिक जो दवाएं होती है उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्या है? धात्विक और अधात्विक खनिज में अंतर क्या है? तो धात्विक और अधात्विक खनिज में बहुत सिंपल सा अंतर है दोस्तों। धात्विक खनिज जो है ना, इसको गलाने पर खनिज को गलाने पे ही धातु या अधातु प्राप्त होता है। अगर जो धात्विक खनिज है उसको गलाएंगे तो धातु की प्राप्ति होगी, इसलिए इसको गलाने पे धातु की प्राप्ति होती है। लेकिन अधात्विक खनिज को गलाने पर धातु की प्राप्ति नहीं होती है। धात्विक खनिज जो होते हैं वह कठोर होते हैं और चमकीले होते हैं। धात्विक खनिज कैसे होते हैं? कठोर और चमकीले होते हैं। परंतु अधात्विक खनिज जो होते हैं वह कठोर हो सकते हैं, कुछ कठोर होते हैं, और लेकिन यह चमकीला नहीं होता है। अधात्विक खनिज चमकीला नहीं होता है, धात्विक खनिज चमकीला होता है। अधात्विक खनिज कठोर नहीं होते हैं, अधात्विक खनिज कठोर होते हैं। ताप और विद्युत का सुचालक होता है। धातु जो होते हैं वह ताप और विद्युत का सुचालक होते हैं। जैसे एल्युमिनियम, तांबा, चांदी, ये सब क्या है? ये धातु है। ये सब क्या है? ताप और विद्युत के सुचालक है, यानी इससे करंट आसपास हो जाता है। और यह अधात्विक खनिज कुचालक होते हैं। जैसे अभ्रक, ठीक है, अभ्रक क्या? अधात्विक है, इससे यह एक कुचालक होता है, इससे करंट पास नहीं होता है। आग्नेय चट्टानों से प्राप्त होते हैं। दो चट्टान 3 प्रकार के होते हैं, कायांतरित चट्टान, आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान। ठीक है, तो यह जो है ना, धात्विक खनिज आग्नेय चट्टानों से प्राप्त होता है और अधात्विक खनिज परतदार चट्टानों से प्राप्त होते हैं। अधात्विक खनिज कहाँ से प्राप्त होते हैं? परतदार चट्टानों से प्राप्त होते हैं। तो यह तन्य होता है। अधात्विक खनिज जो होते हैं क्या होते हैं? तन्य होते हैं। और इसको पीट कर क्या हो सकता है? पीट कर चादर बनाए जा सकते हैं। धात्विक खनिज को तन्य होते, इसको गर्म करके टान सकते हैं, लंबा कर सकते हैं, तार बना सकते हैं। जैसे एल्युमिनियम का तार होता है, तांबा का तार होता है, चांदी का भी तार होता है। उसी तरह इसको पीट कर चौड़ा भी किया जा सकता है। जैसे एल्युमिनियम को पीट कर ही तो बर्तन बनाया जा सकता है, और एल्युमिनियम को पीट कर बर्तन बनाते हैं उसको चौड़ा करके। ठीक है, तो यह धात्विक खनिज जो होते हैं यह तन्य होते हैं, इसका तार बनाया जा सकता है। तन्य का मतलब होता है कि तार बनाया जा सकता है। ठीक है, इसको तार बनाया जा सकता है और इसे पीट कर चादर बनाए जा सकते हैं। और ये जो होते हैं अधात्विक खनिज जो होते हैं वह कैसे होते हैं? भंगुर होते हैं। भंगुर का मतलब होता है पीटने पर चूर हो जाना।
पीटने पर चूर हो जाना मतलब कि इस पे अगर जो हथौड़ा मारेंगे तो इसको पीटने पर चूर हो जाता है। जैसे आप चीनी मिट्टी देखे होंगे, उसको पीटने पर वह पूरा चूर हो जाता है। जैसे ईटा है उसी तरह से, जैसे लड्डू है, लड्डू को हाथ में ऐसे करने पे वह भी भंगूर होता है, उसको पीटने पर चूर चूर हो जाता है। ईटा जो है उसको तोड़ने पर वो भी चूर चूर हो जाता है। उसी तरह अधात्विक खनिज जो होते हैं वह भंगूर होते हैं। ठीक है। हेलो दोस्तों, हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग पढ़ लिए थे खनिज संसाधन। तो इतना लिखना संभव नहीं है बोर्ड पे, इसलिए यहीं पे आप लोग को नोट्स मिला हुआ है, इसमें ही हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। प्रश्न 11, भारत की खनिज पेटियों का नाम लिखकर किन्हीं 3 का वर्णन करें। मतलब भारत में बहुत सारे खनिज पेटियाँ हैं, बहुत सारे जगह खनिज पाए जाते हैं, तो किन्हीं 3 ऐसे खनिज पेटी का नाम लिखना है जो भारत में पाए जाते हैं। तो भारत में खनिज पेटियों को दिशा अनुसार बांटा गया है, जैसे उत्तर दिशा और पूर्वी पठार में। मतलब उत्तरी और पूर्वी पठार, मतलब पठार किसे कहते हैं? 2 पहाड़ों के बीच खाली स्थान को पठार बोलते हैं। जैसे ये पहाड़ है, इतना ऊंचा पहाड़ है, और बीच से इतना ये ऐसे निकला हुआ है, तो इसे क्या बोलेंगे? इसे क्या बोलेंगे? इसे पठार बोलेंगे। ठीक है, ये पहाड़ है, बीच में समतल है, मतलब 2 पहाड़ों के बीच में किसी ऊंचे समतल स्थान को क्या बोलते हैं? पठार बोलते हैं। तो उत्तरी पूर्वी पठार है, और एक है दक्षिणी पश्चिमी पठार, और एक है उत्तर पश्चिमी प्रदेश। ठीक है, तो उत्तर पूर्वी पठार जो है यह देश की सबसे धनी खनिज पेटी है। उत्तर पूर्वी पठार जो है ना, वह देश की सबसे धनी खनिज पेटी है। और जिसमें छोटा नागपुर का पठार आता है। उत्तर पूर्वी पठार में जैसे आपको पता है, आपको मैप में बताए होंगे कि उत्तर पूर्वी पठार में कौन कौन सा, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, ये सब आते हैं। तो छोटा नागपुर का पठार झारखंड में है, उड़ीसा का पठार उड़ीसा में है, और छत्तीसगढ़ का पठार का मतलब वही कोई पहाड़ होगा और बीच का कोई समतल स्थान होगा, वहीं से खनिज पाया जाता होगा, इसलिए वह छोटा नागपुर का पठार जो है वहाँ से खनिज पाया जाता है। उड़ीसा के पठार, उड़ीसा में कोई पहाड़ होगा और 2 पहाड़ों के बीच एक समतल स्थान होगा, वहाँ से क्या होता होगा? वहाँ से यहाँ से खनिज मिलता होगा। तो उड़ीसा का पठार हो गया, छत्तीसगढ़ का पठार हो गया, आंध्र प्रदेश में भी कोई पहाड़ है, उसके पठार से भी खनिज मिलती है। तो इस क्षेत्र में जो क्षेत्र है छोटा नागपुर, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, इसमें लौह अयस्क पाया जाता है और मैंगनीज पाए जाते हैं, अभ्रक पाए जाते हैं, बॉक्साइट, चूना पत्थर, यूरेनियम और फॉस्फेट की मात्रा मिलती है। तो कौन कौन सी चीज़ पाए जाते हैं दोस्तों? लौह अयस्क पाए जाते हैं, मैंगनीज पाए जाते हैं, अभ्रक पाए जाते हैं, बॉक्साइट पाए जाते हैं, चूना पत्थर पाए जाते हैं, यूरेनियम और फॉस्फेट, ये सभी को याद रखना है। दक्षिण पश्चिमी पठार, अगला क्या है? दक्षिण पश्चिमी पठार। तो किसी देश में ये हो गया उत्तर, दक्षिण, ये हो गया पूरब, पश्चिम। तो दक्षिणी और पश्चिमी पठार, इस बीच में जो पठार है, दक्षिणी और पश्चिमी पठार में कौन कौन से आते हैं? जैसे इधर आपको पता ही होगा, अगर जो ये भारत है तो ये भारत है, तो इधर क्या है? कर्नाटक, उड़ीसा, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, केरल है, ये सब है। तो कर्नाटक और तमिलनाडु, इधर तमिलनाडु है, तमिलनाडु के पठारी क्षेत्रों में इसे शामिल किया जाता है। तो दक्षिणी पश्चिमी पठार में किसको शामिल किया जाता है? कर्नाटक तथा तमिलनाडु के पठारी क्षेत्रों को, कर्नाटक तथा तमिलनाडु के पठारी क्षेत्रों को इसमें शामिल किया जाता है। इस क्षेत्र से क्या क्या प्राप्त होता है दोस्तों? लोहा प्राप्त होता है, मैंगनीज प्राप्त होता है और बॉक्साइट भी भारी मात्रा में पाए जाते हैं। तो इसमें कौन कौन सा क्या क्या पाए जाते हैं? लोहा पाए जाते हैं, मैंगनीज और बॉक्साइट। लोहा, मैंगनीज और बॉक्साइट, लोहा, मैंगनीज और बॉक्साइट पाए जाते हैं। कहाँ? दक्षिणी पश्चिमी पठार में। दक्षिणी पश्चिमी पठार में मुख्य रूप से 2 जगह का नाम लिया गया है, कर्नाटक और तमिलनाडु। उत्तरी पश्चिमी प्रदेश, अगला क्या है? उत्तरी पश्चिमी प्रदेश। 3 का नाम लिखना था, पहला दूसरा अध्ययन कर लिया, अब तीसरा देखो। इस क्षेत्र में खंभात की खाड़ी से लेकर अरावली पर्वत तक क्षेत्र शामिल किया जाता है। इस क्षेत्र में चांदी, सीसा, जस्ता, संगमरमर, जिप्सम, डोलोमाइट इत्यादि खनिज पाए जाते हैं। खंभात की खाड़ी यहाँ पर है दोस्तों, ये जो है ना, ये इस तरह का हिस्सा जो है यहाँ पे जो है, ये जो है गुजरात है, ये राजस्थान है, ये गुजरात है, ठीक है ना। तो गुजरात का जो हिस्सा यहाँ से जो ऐसे हो जाता है तो वही है, फिर नीचे होके ऐसे होता है ना दोस्तों, फिर ऊपर ये भारत है। तो यहाँ पे जो है खंभात की खाड़ी है, खंभात की खाड़ी से लेके राजस्थान में अरावली पर्वत है, यहाँ के बीच में जो है ना, यहाँ पर ये क्या पाया जाता है? यहाँ पे पाए जाते हैं चांदी, सीसा, जस्ता, तांबा, संगमरमर, जिप्सम, डोलोमाइट इत्यादि खनिज पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा दोस्तों।
तो 12 नंबर क्वेश्चन, लौह अयस्क का वर्गीकरण, उनकी विशेषताओं को लिखिए। ठीक है, लौह अयस्क का वर्गीकरण करना है, किसका? लौह अयस्क का। मतलब कि लोहा का जो अयस्क है, लोहा जो है ना दोस्तों, लौह अयस्क से ही प्राप्त होता है। कोई भी खनिज है, कोई भी धातु है, वो उसका अयस्क होता है, और वो अयस्क कहीं खनिज पेटियों में पाए जाते हैं, पठारों में पाए जाते हैं, जैसा कि हमने कल बताए थे कि, और वह लौह अयस्क जो है उसका कौन कौन से कितने तरह के होते हैं, लोहा का जो अयस्क है वह कितने तरह के होते हैं, और उसमें कितने लोहे की मात्रा होती है, और उनकी विशेषताएं क्या है, ये बताना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये एग्जाम में पूछा जाता है 10th क्लास के बिहार बोर्ड में। तो पहला है हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट। क्या क्या है? हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, याद रखना है दोस्तों, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट। तो हेमाटाइट जो है सबसे पहला नंबर पे है, इसलिए सबसे अच्छा लोहा माना जाता है। इसमें लोहा का प्रतिशत जो है 68% होता है। इसे लाल अयस्क भी कहा जाता है, तो याद रखना कि हेमाटाइट को लाल अयस्क भी कहा जाता है। क्वेश्चन आएगा कि लाल अयस्क किसे कहा जाता है, तो लाल अयस्क कहा जाता है किसे? हेमाटाइट को। भारत में इस प्रकार के लोहे का विशाल भंडार पाया जाता है। मतलब कह रहा है दोस्तों कि बिहार में मतलब कि हेमाटाइट जो है वह भारत में इसका विशाल भंडार है, बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो हेमाटाइट बहुत अच्छा लोहा माना जाता है। लोहे की मात्रा 68%। तो कोई भी धातु होती है उसमें पूरा प्योर नहीं होता है दोस्तों, उसमें कुछ मिलावटी भी होता है। तो हेमाटाइट में 68% जो है वह लोहा पाया जाता है, क्योंकि हेमाटाइट एक अयस्क है, अयस्क से लोहे का निष्कासन होता है। मैग्नेटाइट एक होता है, अयस्क का नाम है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट भी लोहे का अयस्क है, यह साधारण प्रकार का लोहा माना जाता है। इसमें 60% तक लोहा पाया जाता है। इसे काला अयस्क भी कहा जाता है। भारत में इस प्रकार के लोहे का भंडार बहुत कम है। तो मैग्नेटाइट का लोहे का भंडार बहुत कम है। बस इतना याद रखना है कि हेमाटाइट बहुत अच्छा लोहा है, इसमें 68% अंश होता है, और इसे लाल अयस्क कहा जाता है। मैग्नेटाइट साधारण प्रकार का है, लोहे का अंश 60% है, और काला अयस्क भी पाया जाता है। ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ये थोड़ा कम मात्रा में पाया जाता है। अगला होता है लिमोनाइट। क्या है? लिमोनाइट क्या है दोस्तों? लिमोनाइट यह निम्न कोटि का लोहा माना जाता है, मतलब कि सबसे खराब वाला लोहा माना जाता है। इसमें लोहे का अंश सिर्फ 40% होता है। इसे पीला अयस्क भी कहते हैं। लोहे के अंश कम होने के कारण इसका रंग शायद पीला है, पीला अयस्क भी कहा जाता है। भारत में इसके भंडार की सही जानकारी नहीं मिल पाई है, मतलब कि यह कितनी मात्रा में भारत में उपलब्ध है यह किसी को अभी तक पता नहीं है। भारत में लौह अयस्क के वितरण पर प्रकाश डालें, मतलब कि लौह अयस्क भारत में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इसी के बारे में हम लोगों को बताना है। भारत में लोहे के मामले में आत्मनिर्भर है, जैसा कि आपको पता है झारखंड से और उड़ीसा से बहुत मात्रा में लोहे का उत्पादन होता है, और कर्नाटक से भी उत्पादन होता है। तो ठीक है, भारत में लोहे के मामले में आत्मनिर्भर है। आत्मनिर्भर का मतलब भारत को लोहा कहीं और किसी और देश से खरीदना नहीं पड़ता है, मतलब भारत में इतनी लोहा प्राप्त हो जाती है भारत के क्षेत्र से कि भारत जो है उससे आत्मनिर्भर होता है, उससे उसका काम चल जाता है। भारत के प्राय सभी राज्यों में लोहा का अयस्क पाया जाता है, किंतु भारत के मध्यवर्ती क्षेत्र लोहे का मुख्य स्रोत माना जाता है। मध्यवर्ती क्षेत्र में जैसे हो गया झारखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, ये सब क्षेत्र जो है लोहे का मुख्य क्षेत्र है। लोहे के उत्पादन में कर्नाटक का स्थान प्रथम है। तो सबसे पहला स्थान कर्नाटक का आता है दोस्तों। यहाँ देश से 25% लोहा प्राप्त हो जाता है। कर्नाटक के पहाड़ी क्षेत्रों से इसकी प्राप्ति होती है। तो क्वेश्चन आएगा कि सबसे ज़्यादा लोहे का उत्पादन कहाँ होता है, तो सबसे ज़्यादा लोहा का उत्पादन कहाँ होता है दोस्तों? कर्नाटक से होता है। भारत में सबसे अधिक लोहे का उत्पादन कर्नाटक से होता है, कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। कर्नाटक और झारखंड में कंफ्यूजन होता रहता है। तो लोहे के बारे में बोल रहा है, लोहे के बारे में, लोहे का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? कर्नाटक में होता है। यहाँ सब देश का 25% लोहा का उत्पादन होता है, ठीक है। तो 25% लोहा का उत्पादन कहाँ होता है? कर्नाटक में होता है। कर्नाटक मतलब भारत में जितने भी लोहा होते हैं, मान लो भारत में कुल मिला के 100 टन लोहा प्राप्त हुआ, ठीक है, तो उसमें से 25% का मतलब है 25 टन लोहा सिर्फ कर्नाटक से प्राप्त होगा। कर्नाटक के पहाड़ी क्षेत्रों से इसकी प्राप्ति होती है। तो भारत में जो कर्नाटक में जो लोहे की प्राप्ति होती है वो कहाँ से प्राप्ति होती है? पहाड़ी क्षेत्रों से, कर्नाटक के पहाड़ी क्षेत्रों से। छत्तीसगढ़ लोहे के उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है। यहाँ 20% लोहे का निष्कासन होता है। यहाँ का अधिकांश लोहा जापान के लिए निर्यात किया जाता है, यानी छत्तीसगढ़ का से जो लोहा प्राप्त होता है और पूरे भारत में 20% हिस्सा इसी का रहता है।
और यहाँ का जो लोहा है अधिकांशतः लोहा कहाँ भेज दिया जाता है, जापान भेज दिया जाता है। लोहे के उत्पादन में उड़ीसा का स्थान तीसरा है, यहाँ 19% लोहे का उत्पादन होता है। गोवा देश का चौथा लोहा उत्पादक राज्य है। झारखंड पांचवा है, झारखंड पहला नहीं है। लोहे के उत्पादन में पहला कर्नाटक है, दूसरा कौन है, छत्तीसगढ़ है, तीसरा कौन है, तीसरा है उड़ीसा और चौथा है गोवा और उसी तरह पांचवा है झारखंड। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से भी कुछ स्थानों में लोहा प्राप्त होता है। तो आपको यह समझ में आ गया होगा लोहेस के बारे में। और भारत में लोहेस का वितरण कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो इतना खाला याद रखना है कि भारत लोहे में आत्मनिर्भर है और लोहे का सबसे अधिक उत्पादन कर्नाटक में होता है और इससे 25% लोहा का उत्पादन होता है। दूसरे स्थान पे कौन आता है, दूसरे स्थान पे छत्तीसगढ़ आता है। तीसरे स्थान पे कौन आता है, तीसरे स्थान पे जहाँ पे उड़ीसा आता है और चौथे स्थान पे गोवा आता है। पांचवें स्थान पे कौन आता है, झारखंड आता है। इसके आगे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से भी किस अंश में लोहा प्राप्त होता है, इतना याद रखना है। पांचवा स्थान तक याद रखना, क्वेश्चन बन जाएगा। तमिल मैग्नीज तथा बॉक्साइट की उपयोगिता तथा देश के इनके वितरण का वर्णन करें। मतलब मैग्नीज और जो बॉक्साइट है दोस्तों वह उसकी उपयोगिता क्या है और देश में यह कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, यही बताना है कि भारत में जो बॉक्साइट है और मैग्नीज है वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और इसकी उपयोगिता क्या है। मतलब हम मैग्नीज और बॉक्साइट का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। मैग्नीज का उपयोग जो है यह एक उपयोगी खनिज है। मैग्नीज का उपयोग कहाँ होता है, इस्पात बनाने में होता है। मैग्नीज का उपयोग कहाँ होता है, इस्पात बनाने में होता है। इस्पात लोहा, कच्चा लोहा को इस्पात बोलते हैं। तो कच्चे लोहा के निर्माण में किसका उपयोग होता है, मैग्नीज का उपयोग होता है। मैग्नीज का उपयोग याद रखना शुष्क बैटरी बनाने में भी होता है। मैग्नीज का उपयोग और कहाँ होता है दोस्तों, शुष्क बैटरी बनाने में होता है। फोटोग्राफी उद्योग में होता है, कहाँ होता है, फोटोग्राफी उद्योग में होता है, मतलब जहाँ फोटोग्राफी जो उद्योग होता है वहाँ होता है। चमड़ा उद्योग में होता है और माचिस बनाने वाले उद्योग में होता है। इसके अतिरिक्त मैग्नीज का उपयोग पेंट तथा कीटनाशी दवा बनाने में भी किया जाता है। मतलब मैग्नीज का उपयोग पेंट बनाने में या फिर कीटनाशी दवा बनाने में भी किया जाता है। भारत में खनिज का विशाल भंडार है। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से मैग्नीज का प्राप्त होता है। तो मैग्नीज कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है दोस्तों, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दोनों में, तो उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से मैग्नीज प्राप्त होता है। अगला है बॉक्साइट। जैसा कि मैग्नीज के बारे में हमने बता दिया, अब बॉक्साइट की उपयोगिता और इस कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये भी बताना है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। हाँ जी दोस्तों, बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट से एल्युमिनियम प्राप्त होता है। इसका उपयोग हवाई जहाज बनाने में होता है। क्योंकि एल्युमिनियम का उपयोग भी हवाई जहाज में बनाने में होता है कि और बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क है, इसलिए इसका उपयोग भी वहाँ जरूर होता है जहाँ एल्युमिनियम का उपयोग होता है। इसका उपयोग विद्युत उपकरण में भी होता है। विद्युत उपकरण मतलब कि एल्युमिनियम का आपने तार देखा होगा, तो विद्युत उपकरण में भी होता है। घरेलू साज सामानों में होता है। बर्तन बनाने में भी एल्युमिनियम का यूज होता है। इसका उपयोग सफ़ेद सीमेंट बनाने में भी किया जाता है, जैसे कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हम पढ़ चुके हैं। खनिज के संरक्षण के उपाय सुझावें। यानी दोस्तों खनिज जो है बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है और खनिज का संरक्षण कैसे किया जा सकता है। तो खनिज का संरक्षण कैसे किया जा सकता है, मानव जिन खनिजों का उपयोग करता है उनका पुनर्निर्माण नहीं होता। मतलब कि मानव खनिज जो है ना दोस्तों वह अनवीकरणीय संसाधन है। खनिज क्या है, खनिज अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन है खनिज, अनवीकरणीय संसाधन है। खनिज कैसी संसाधन है दोस्तों, खनिज अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन का मतलब है जिसका एक बार उपयोग होने पर दोबारा नहीं बनाया जा सकता, वह अपने आप दोबारा नहीं बनता है। जैसे मान लो कि जल है, जल को हम गर्म करते हैं, वाष्प बन के ऊपर जाता है, फिर ऊपर से फिर वह वाष्प ठंडा होकर फिर नीचे बारिश के रूप में, वर्षा के रूप में नीचे गिर जाती है। तो इसका मतलब जल जो है वह उसका उपयोग हम दोबारा भी कर सकते हैं। लेकिन खनिज जो है वह एक बार समाप्त होने पर वह उसका उपयोग दोबारा नहीं किया जा सकता। इसलिए एक बार समाप्त हो जाने पर मानव के सामने अगर जो खनिज खत्म हो जाएंगे तो बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। वैसे खनिज संपदाओं का विद्युमतापूर्व प्रयोग करना चाहिए, अपने बुद्धि का उपयोग करना चाहिए दोस्तों, मतलब कि दिमाग से काम लेना चाहिए।
खनिज को ऐसे ही बर्बाद नहीं करना चाहिए। इनके संरक्षण के लिए कुछ उपाय दिए गए हैं, जैसे खनिजों का निरंतर दोहन पर नियंत्रण, मतलब खनिजों का निरंतर बिना बेवजह हम उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। खनिजों का उपयोग हमें बेवजह नहीं करना चाहिए, उसका ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तभी करना चाहिए। अगर जो उसकी जगह कुछ उसका बचत पूर्वक उपयोग करना चाहिए दोस्तों। कच्चे माल के रूप में सस्ते की खोज करना चाहिए। अगर खनिज के रूप में मान लो किसी खनिज का उपयोग करना बहुत ज़रूरी है, अगर जो उसके बदले में कहीं और हमें कुछ और चीज़ से हम उसकी पूर्ति कर सकते हैं तो किसी और विकल्प का यूज करना चाहिए, ऑप्शंस ढूंढने चाहिए। खनिज के अवशिष्ट पदार्थों का बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग करना चाहिए। मतलब दोस्तों खनिज जो है उसका जो खनिज को उपयोग करने के बाद उसके बाद जो गर्दा है, जो टुकड़े हैं वो जो बच जाते हैं उसे लोग ऐसे ही फेंक देते हैं, तो इसका उपयोग हमको अच्छा से करना चाहिए, ठीक है। खनिजों का अनावश्यक खपत को रोकना चाहिए, बेवजह हमें उसे खपत नहीं करना चाहिए। खनिजों के नए नए क्षेत्र का खोज करना चाहिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों। और भी हम खनिज का उपयोग खनिज का हम ढूंढ कर यूज कर सकते हैं, तो और भी रिसर्च कर सकते हैं जिससे हमें और भी खनिज मिलेंगे। पूरे विश्व में अगला ऑब्जेक्टिव तरह के कुछ क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। पूरे विश्व में लगभग 2000 प्रकार के खनिज खोज हुई है। तो दोस्तों पूरे विश्व में कितने प्रकार की खनिजों की खोज हुई है? 2000 की। भारत में 100 प्रकार की खनिजों की खोज हो गई है, ये पूरे विश्व में है, भारत में 100 प्रकार की है, किंतु 30 प्रकार के खनिजों का ही उपयोग होता है। देखिए दोस्तों भारत में 100 प्रकार की खनिजों का खोज हुआ है, लेकिन उसका उपयोग हम सिर्फ 30 प्रकार का उपयोग कर पा रहे हैं। मैग्नीज के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में रूस और अफ्रीका के बाद तीसरा है। तो दोस्तों मैग्नीज का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो कौन है? रूस है, और दूसरा अफ्रीका है, और तीसरा कौन है दोस्तों? तीसरा अपना भारत है। तो मैग्नीज के उत्पादन में सबसे ज़्यादा मैग्नीज का उत्पादन कहाँ होता है? रूस में, उसके बाद अफ्रीका में, उसके बाद कहाँ होता है? भारत में। तो क्वेश्चन पूछेगा सबसे ज़्यादा मैग्नीज का उत्पादन कहाँ होता है? तो रूस में। तीसरा कौन सा स्थान, तीसरा स्थान किसका है? तो भारत का। दूसरा किसका है? तो अफ्रीका का। उड़ीसा मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। और जो भारत की बात करें सबसे ज़्यादा मैग्नीज का उत्पादन कहाँ होता है? तो उड़ीसा में होता है। मैग्नीज के भंडार में भारत का स्थान जिम्बाब्वे के बाद दूसरा है। मैग्नीज के जो उत्पादन है भंडार और उत्पादन में अंतर है दोस्तों। एक है जो उत्पादन करना, मतलब कि बहुत ज़्यादा खोज करना। भंडार का मतलब कि कितना वो, भंडार का मतलब हुआ कि कितना वो सुरक्षित मेरे पास रखा हुआ है। इन सबसे ज़्यादा मैग्नीज एक होता है उत्पादन, मतलब कि कहाँ सबसे ज़्यादा खोज होता है, तो सबसे ज़्यादा खोज रूस में होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा मैग्नीज किसके पास है? किसी के पास उत्पादन होता है वो बेच देता है, तो वो बेच देता है तो उसके पास भंडार नहीं रहेगा। जैसे मेरे पास पैसा है, हम पैसा कमाते हैं, हम रखते हैं, तो मेरे पास भंडार हो गया। लेकिन मेरे पास बहुत पैसा आता है लेकिन हम उसको खर्च कर देते हैं, तो वहाँ पर क्या हुआ कि हम पैसा बहुत कमा रहे हैं लेकिन भंडार मेरे पास नहीं है। तो मैग्नीज के भंडार का मतलब जिसके पास ज़्यादा मैग्नीज है। तो भारत का स्थान सबसे ज़्यादा मैग्नीज किसके पास है? जिम्बाब्वे के पास है, और उसके बाद किसके पास है? भारत के पास है। लेकिन उत्पादन में सबसे ज़्यादा कौन उत्पादन करता है? रूस करता है। लेकिन रूस के पास सबसे ज़्यादा ये रखता नहीं है, ये बेच देता है, इसलिए इसके पास भंडार नहीं है। सीमेंट के निर्माण में चूना पत्थर और जिप्सम का भी उपयोग किया जाता है। 1 टन इस्पात बनाने में 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। इसको एकदम याद रखना है दोस्तों, बार बार पूछा जाता है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग होता है? तो 1 टन इस्पात का मतलब लोहा बनाने, कच्चा लोहा, इस्पात कच्चा लोहा होता है। 1 टन इस्पात बनाने में 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग होता है। सोच लीजिए दोस्तों 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग करने पर 1 टन इस्पात बन जाता है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है, इसका सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? उड़ीसा में है। याद रखिएगा कि बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है, इसका सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? उड़ीसा में। भारत में तांबे का कुल भंडार 125 करोड़ टन है। तो भारत में तांबे कितने हैं? 125 करोड़ टन है। ये भंडारित है, मतलब सुरक्षित रखा हुआ है। भारत में झारखंड के घाटशिला और राजस्थान के खेतड़ी से तांबा प्राप्त होता है। तो जो झारखंड जो है दोस्तों वो भारत में है, और भारत में के झारखंड में कहाँ से तांबा प्राप्त होता है? तो घाटशिला और राजस्थान के खेतड़ी से। तो झारखंड में घाटशिला एक जगह का नाम है, वहीं से तांबा प्राप्त होता है, और राजस्थान के खेतड़ी जिला से तांबा प्राप्त होता है। तो भारत में तांबा कहाँ से प्राप्त होता है? झारखंड के घाटशिला से और राजस्थान के खेतड़ी जिला से।
ठीक है। अभ्रक के उत्पादन में भारत अग्रणी है। झारखंड और बिहार से ही दोस्तों 80% अभ्रक का उत्पादन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम शक्ति एवं ऊर्जा संसाधन का आगे हम लेके आएंगे। थैंक यू।